नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और हमारे खास प्रोग्राम सुर्खियां अखबार की में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ आंचल कादिया। स्टालिन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, अधिक धनराशि मांगी है। द हिंदू ने इस खबर को अहम जगह भी दी है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। मुलाकात की, जब स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और 3 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। चेन्नई मेट्रो रेल चरण 2 के कार्यान्वयन में केंद्र और तमिलनाडु सरकारों द्वारा 50-50 इक्विटी के लिए अनुमोदन, समग्र शिक्षा के तहत धनराशि करना, इसी के साथ ही भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार को सुरक्षित करना, ये 3 मांगे हैं जिन्हें लेकर के एक ज्ञापन भी सौंपा गया है स्टालिन की तरफ से। स्टालिन ने इस बात का जिक्र किया है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत आने वाली बाधाओं के कारण मेट्रो रेल परियोजना धीमी हो गई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि व्यय को 8,000 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान किस तरह से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है तमिलनाडु में, इसको लेकर चर्चा भी की गई। इतना ही नहीं, सीधे तौर पर इक्विपमेंट को लेकर और यूनियन के साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक और मांग की है। साफ तौर पर कहा गया कि मेट्रो रेल फेज 2 यानी कि दूसरे चरण का काम जो है मेट्रो को लेकर, इसे भी जल्द से जल्द किया जाए और काम किए जाने के लिए सरकार से एक अपील है, एक अनुरोध है कि फंड जारी किया जाए। समय पर फंड जारी होगा तो लाजमी सी बात है कि विकास कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ट्रेडिशनल फिशिंग राइट ऑफ इंडियन फिशर्समैन यानी कि जो मछुआरे हैं उनकी काम को भी संरक्षित किया जा सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार को हमें फंड देना होगा और केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से मछुआरों की ओर से फिशिंग का काम जो किया जाता है, इसे संरक्षित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है तमिलनाडु में। इसके अलावा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैज स्लोड ओनिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फेस्ड अंडर द फेशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, साफ तौर पर कहा गया कि जो मेट्रो का काम किया जा रहा है, इसमें बजट का काफ़ी ज़्यादा इशू अब आ रहा है, इसलिए दूसरे फेज के काम के लिए जल्द से जल्द केंद्र सरकार जो है वो फंड यानी कि पैसा रिलीज करे, ताकि तमिलनाडु में भी मेट्रो के लिए जो लाइन है वो बिछाई जा सके, लोगों के लिए यात्रा को और सुगम और सरल बनाया जा सके। तो शुक्रवार के दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, जिस दौरान उन्होंने इन 2 मुद्दों के अलावा कई और मुद्दों पर बात की है। तो देखिए, साथ ही मुलाकात के दौरान ये भी कहा गया है सीएम की तरफ से कि पहले जो चरण है उनमें भी 1 साल की लगभग देरी हो चुकी है। अब नहीं चाहते हैं कि विकास में और भी ज़्यादा देरी हो, इसीलिए जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, राशि दी जाए तमिलनाडु को, ताकि तमिलनाडु अपने विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए जा सके। देखिए, साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि जब मुलाकात हुई थी तो यहाँ पर सीएम ने, स्टालिन ने 3 ज्ञापन है जो कि शुक्रवार को मुलाकात के दौरान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए और ये तीनों ही कहा यह जा रहा है कि एक लंबे वक्त से इन तीनों ही ज्ञापन को लेकर के, इन तीनों ही मांगों को लेकर के मुलाकात कई बार हो चुकी है। कई बार सीएम स्टालिन की तरफ से कहा गया है कि आप आइए, एक बार राज्य का दौरा कीजिए, यहाँ पर लोगों से जानिए, ये जो मांग हम कर रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विकास की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ जाएगी। इसीलिए आपको एक बार जो बजट है वो ज़रूर पेश करना चाहिए। अगर आप बजट रिलीज़ नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे राज्य के विकास के लिए। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, और रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा में सत्ता हथियाने के लिए कांग्रेस झूठ फैला रही है, अमित शाह ने ये बयान दिया है और दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह भी दी गई है। देखिए, साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे कट, कमीशन और भ्रष्टाचार की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि वो सत्ता हथियाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर झूठ फैला रही है। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है और सेना और सैनिकों के साथ विश्वासघात करने का उसका इतिहास रहा है। उन्होंने रेवाड़ी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस अग्निवीरों के बारे में गलत धारणा फैला रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर
हरियाणा के अग्निवीरों को स्थायी पेंशन के साथ सरकारी नौकरी देगी और उन्होंने विपक्ष के नेता और कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी पर अग्निवीरों को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। देखिए, शाह ने साथ ही हरियाणा में जब रैली को संबोधित कर रहे थे तो कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी जो है हमारी सरकार देगी अगर हम सत्ता में आ जाते हैं। इसी के साथ प्रदेश में 10 वर्ष कांग्रेस के नेतृत्व में डीलर, दलाल व दामाद की थी सरकार। देखिए, ये जो 3 शब्द आपने अभी इस वक्त सुने हैं, डीलर, दलाल और दामाद, न केवल अमित शाह बल्कि बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा अमित शाह की तरफ से कहा गया है कि युवाओं के नियुक्ति पत्र जो है वो पहले के वक्त में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उस वक्त दलाल और डीलर लेकर के आते थे, लेकिन अब जब सत्ता में बीजेपी है तो अब डाकिया वे नियुक्ति पत्र लेकर के आते हैं। अमित शाह की तरफ से ये कहा गया है। देखिए, अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे तो परिवारवाद के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। कहा कि 10 वर्षों में हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व में कट कमीशन और भ्रष्टाचार की सरकार चली है। डीलर, दलाल व दामाद मिलकर के सरकार चला रहे हैं। भूमि अधिग्रहण को नोटिस देकर किसानों की जमीन औने पौने दामों में खरीद करके अपनी झोली भर ली है। युवाओं के नियुक्ति पत्र दलाल लेकर के जाते थे, डीलर लेकर के जाते थे, लेकिन अब जो है वो डाकिया लेकर के जाते हैं। लेकिन भाजपा के सरकार में ये काम डाकियों का है, यानी कि पूरा भ्रष्टाचार से दूर है बीजेपी सरकार, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसी के साथ उन्होंने आगे अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने डीलर, दामाद का नॉमिनेशन जो है, नामो निशान जो है वो पूरी तरीके से मिटा दिया है। उन्होंने कांग्रेस को ओबीसी और दलितों के आरक्षण विरोधी पार्टी भी बताया। हालांकि राहुल गांधी इस पर कह चुके हैं कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है, और जब आरक्षण को लेकर के बयान दिया गया, आरक्षण को लेकर के चुनावी रैली में मुद्दा उठाया गया और कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आरक्षण विरोधी है, तो कुमारी सैलजा चुप नहीं बैठी। कुमारी सैलजा ने पलटवार किया। कुमारी सैलजा की तरफ से कहा गया कि अमेरिका जाकर राहुल बाबा बोलते हैं कि SC ST OBC का विकास हो गया है, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, ये अमित शाह की तरफ से कहा गया। लेकिन इस पर सैलजा ने तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि ये जो बयान राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका में दिया गया उसे गलत तरीके से बीजेपी ने प्रेजेंट किया है। राहुल गांधी ये नहीं कहना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी कभी भी आरक्षण विरोधी रही नहीं है, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण का समर्थन किया है, बल्कि राहुल गांधी के बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट करने का काम अक्सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, देखिए, और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से राजनीति गरमाई थी और जो उन्होंने बयान दिया था कैलिफोर्निया में, उस बयान को लेकर भी काफी चर्चाएं की गई। हालांकि हरियाणा चुनाव की हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे, डीलर, दलाल और दामाद शब्द का इस्तेमाल किया गया, न केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और साफ ये कहा गया कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों के लिए जगह है। जिसके बाद अब हरियाणा चुनाव में हर एक पार्टी अपनी तरफ से दमखम लगा रही है, जीत के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है ताकि हरियाणा में उनकी सरकार बन सके। लेकिन अगर हरियाणा की हम इस बार बात करें तो वाकई में अगर आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो तस्वीरें और हालात देखकर आपको ये समझ आएगा कि हरियाणा में इस बार परिवर्तन का मूड लोगों ने बनाया है। अब देखने वाली बात ये होगी, ये मात्र हवा है या फिर वाकई अब हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि जिस तरह आरक्षण का जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये वही शब्द है, वही आरक्षण है जिसका इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया गया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था कि आरक्षण को समाप्त भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और कहीं ना कहीं इसी का डर लोगों को सताने लगा कि वोट परसेंटेज इस बार भारतीय जनता पार्टी का काफी बुरी तरह से गिरा था और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने अपना समर्थन दिया था। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो बेहतर प्रदर्शन किया, ये साल 2014 के बाद काफी लंबे अरसे के बाद वो ऐसा प्रदर्शन कर पाई है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री चुनावी प्रचार के दौरान जिस तरह कांग्रेस पार्टी की कमियों को गिनवा रहे हैं, मैनिफेस्टो को लेकर कोई जो बातें हैं, जो कमियां हैं वो गिनवाने की कोशिश की जा रही, योजनाओं को लेकर जो बात की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं इन चीजों को गलत तरीके से लोगों तक रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। उनके कहने का अर्थ या मतलब जो उनकी बातों का बीजेपी ने निकाला है वो बिल्कुल नहीं था। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ जाते हैं। सत्ता में आए तो GST को सरल बनाएंगे, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है।
द हिंदू के साथ साथ तमाम अखबारों में इस खबर को अहम जगह भी दी है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाएगी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस अधिक रोजगार सर्जित करने के लिए बैंकिंग प्रणाली को छोटे व्यवसायों के लिए भी खोलेगी। उन्होंने दावा ये भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकाधिकार मॉडल ने नौकरियां छीन ली है। उन्होंने बुधवार को जम्मू में अखिल भारतीय व्यवसायी कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में टिप्पणी की है। ये सारी जो हम आपको बता रहे हैं, कार्यक्रम का वीडियो शुक्रवार को जारी किया गया है। बिल्कुल देखिए, और ये खबर भी हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल द हिंदू में इस खबर को तरजीह दी गई है। आप देखेंगे साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो जीएसटी को और साधारण और आसान किया जाएगा। ये हेडलाइन आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का ये बयान है जो कोट किया गया है, विल सिंप्लीफाई जीएसटी इफ वी कम टू द पावर। अब ये पूरी खबर क्या है वो भी हम विस्तार से आपको बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से और राहुल गांधी की ओर से साफ ये कहा गया कि अगर केंद्र में, सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनी तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पर वो बड़ी राहत लोगों को देंगे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि बैंकिंग सिस्टम को और स्मॉल बिजनेस को यानी छोटे व्यापार पर भी पूरा फोकस किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी ये रहेगी कि बैंकिंग ऑप्शन के जरिए छोटे बिजनेस पर जब फोकस हो तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर और ज़्यादा खुल सके। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोनोपोली मॉडल हैड टेन अवे जॉब। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, अब तक की जो लगातार काम किया जा रहा है, इसके आधार पर युवाओं का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि युवा काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम हर एक युवक को रोजगार देने की जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएंगे और उसे पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि इम्प्लीमेंटेड किया जाए। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर तीसरे चरण के जो मतदान वेडनेसडे को होने हैं उसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कुछ बातें हैं जो अगर हम केंद्र में आ जाते हैं तो काम हम करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर राज्य स्तर पर बात की जाए तो राज्य स्तर पर हर एक मुद्दे पर ठीक से काम किया जाएगा, राज्य का विकास किया जाएगा, जनता का विकास किया जाएगा। और ये बातें सिर्फ बोलने के लिए या फिर बीजेपी की तरह सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि वाकई कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये किया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, राहुल गांधी ने इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मॉडल का भी जिक्र किया है, एकाधिकार मॉडल। इस कहा है कि मोदी के इस मॉडल ने युवाओं की नौकरियां छीन ली है, युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी, आयात शुल्क और जीएसटी आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचाने वाले कदम जो बीजेपी ने उठाए हैं, इससे न केवल किसी को बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को हुआ है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो सरकार को जीएसटी सरल तरीके से लाना चाहिए, उनकी तरफ से कहा है। अगर हम सत्ता में आए तो हम बखूबी इसी तरीके से काम करेंगे कि जीएसटी को सरल तरीके से लेकर के आए। देखिए, कांग्रेस नेता ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथ लिया। साथ ही जम्मू में व्यापारियों लोगों के साथ भी बातचीत की है ताकि उनकी समस्याओं को जाना समझा जा सके। उसके बाद उनकी समस्याओं को जानने समझने के बाद ही बीजेपी पर हमलावर नजर आए और ये मुद्दे गिनवाए हैं कि नोटबंदी, इसके साथ ही आयात शुल्क और जीएसटी जो ये कदम उठाए हैं बीजेपी ने, इन सभी कदमों से सिर्फ और सिर्फ नुकसान युवाओं को हुआ। आपको बता दें कि 25 सितंबर को चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू में व्यापारियों से मुलाकात की थी। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि देश में बेरोजगारी के कारण कई सारे हैं और इन पर मैंने बातचीत की तो तब कुछ कारण और भी ज्यादा मुझे पता चले हैं। उन्होंने कहा है कि देश में कौशल विकास की कमी नहीं है, लेकिन छोटे व्यापारियों को बड़े एकाधिकार वाले उद्योगपतियों ने हमला किया है, इससे बेरोजगारी की स्थिति आई हुई है। तो यही एक बड़ा कारण है, यानी कि मोदी के मॉडल पर एकाधिकार का जो मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लागू किया गया, इस मॉडल को लेकर के भी राहुल गांधी हमलावर नजर आए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए, लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विरुद्ध दर्ज की है एफआईआर और द इकोनॉमिक टाइम में इस खबर को जगह दी गई है। आपको बता दें कि एफआईआर में सिद्धारमैया को पहले आरोपी के तौर पर नामजद किया गया और उसके बाद उनकी पत्नी पार्वती
साले मल्लिका अर्जुन स्वामी और कथित जमीन मालिक देवराज का नाम दर्ज है। आरोपों के अनुसार मैसूर विकास निकाय ने पार्वती के स्वामित्व वाली जमीन का एक टुकड़ा अधिग्रहित किया है और उसे उच्च मूल्य के भूखंडों के साथ मुआवजा दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्ष और कुछ कार्यकर्ताओं ने सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती पर इस अवैध मुआवजे वाली जमीन के सौदे से लाभ उठाने का भी आरोप लगा है। तो देखिए एफआईआर यहां पर दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुंडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले भी हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज होने के बाद बेंगलुरु विशेष अदालत ने बुधवार को जांच के आदेश दिए थे। इससे सिद्धारमैया पर एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो गया था। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और अन्य के खिलाफ लोकायुक्त ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई। अब इस पूरे मामले को लेकर के मल्लिका अर्जुन खड़गे सिद्धारमैया के बचाव में मैदान में कूद गए हैं। खड़गे की तरफ से कहा गया है कि ये जो पूरा षड्यंत्र है सिद्धारमैया के खिलाफ बीजेपी की तरफ से रचा गया है। बीजेपी ये काम कर रही है ताकि सिद्धारमैया की छवि को खराब किया जा सके, धूमिल किया जा सके और सरकार को गिराया जा सके। बीजेपी का हमेशा से यही काम रहा है। जब एफआईआर दर्ज की गई उससे पहले ही सिद्धारमैया की तरफ से भी यही बयान सामने आया था कि वो किसी भी केस से डरते नहीं है और वो खुल करके हर केस में शामिल होंगे। बखूबी अगर जांच के लिए उन्हें बुलाया जाएगा तो वो जांच के लिए भी जाएंगे और लड़ेंगे अपना केस। लेकिन उनकी कोई भी गलती नहीं है। ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी ने रचा है उनकी छवि खराब करने के लिए। अब ठीक इसी बयान के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में उतर चुके हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है। कहा है कि पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है वो बीजेपी ने रचा है ताकि सिद्धारमैया की छवि को खराब किया जा सके। देखना अब आगे ये रहेगा कि जब इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई होगी, केस चलेगा, क्योंकि केस चलने की अनुमति तो पहले ही मिल चुकी है, मुश्किलें तो पहले ही बढ़ी हुई है और अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। तो अब सिद्धारमैया की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान तो दिए जा रहे, कोर्ट के अंदर दलीलें क्या दी जाएंगी अपने बचाव में, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल देखिए, और सिद्धारमैया के सपोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे उतर चुके हैं। फिलहाल देखना होगा अब इस पर आखिर और क्या कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सुर्खियां अखबार की में आप सभी का स्वागत है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू को बताया मुख्य साजिशकर्ता। अमर उजाला के साथ साथ तमाम न्यूज़पेपर में इस खबर को अहम जगह मिली और उसकी वजह है क्योंकि बिहार की राजनीति में काफी कुछ उथल पुथल चल रहा है। ईडी की चार्जशीट में दावा ये किया गया है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव है। चार्जशीट में ईडी ने दावा यह भी किया है कि तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर जमीन के टुकड़े लिए थे। चार्जशीट में आरोप इसके साथ ही ये भी लगाया गया है कि अपराध से अर्जित जमीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का कब्जा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने घोटाले की साजिश इस तरह रची कि अपराध से अर्जित जमीन का पर जो कंट्रोल है उनके परिवार का हो, लेकिन जमीन सीधे उनसे और परिवार से लिंक ना हो पाए, जिसकी वजह से अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है लैंड फॉर जॉब मामले में। बिल्कुल देखिए, और इस खबर को तरजीह दी गई है अमर उजाला में पेज नंबर 1 पे ही। और हालांकि आपको ये खबर जो है विस्तार से भी बता देते हैं। लालू मुख्य साजिशकर्ता हैं, ईडी ने पेश किया है आरोप पत्र और जमीन के बदले नौकरी मामले में ये बात कही गई है। आपको याद होगा कि आखिर रेलवे में किस तरह से नौकरी देने के लिए जमीन की मांग की गई थी, जमीन की डिमांड की गई थी और यही आरोप है लालू परिवार पर कि उस दौरान नौकरी दी गई लोगों को और नौकरी के बदले लोगों की जमीन अपने और अपने सगे संबंधियों के नाम पर लिखवा ली गई। इतना ही नहीं, पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने रेलवे में नियुक्तियों के बदले जमीन के रूप में अवैध
लाभ हासिल किया। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दायर अनुपूरक आरोप पत्र में लालू को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। यानी सीधे तौर पर ईडी ने यह कहा है कि जो भी ये आरोप लगा है, यानी कि नौकरी के बदले जमीन देना, ये मुख्य साजिश सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव की थी, जो कि उस दौरान रेल मंत्री थे। और लालू प्रसाद यादव ने ही अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों की जमीन नौकरी देकर अपने नाम करवा ली, और सिर्फ अपने नाम ही नहीं बल्कि अपने कई सगे संबंधियों के नाम पर भी करवाई है। इन जमीनों को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और ईडी के मुताबिक लालू यादव ने अपने परिवार और सहयोगियों के जरिए आपराधिक साजिश रची थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भूमि के टुकड़े इस तरह से हस्तांतरित किए जाए कि उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी अस्पष्ट हो जाए और उनके परिवार को लाभ मिल सके। इस मामले में आरोपियों को 7 अक्टूबर को पेश अब होना होगा, यानी कि इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी 7 अक्टूबर को। लेकिन फिलहाल ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ये नौकरी के बदले जमीन मामला है, इसका मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि चार्जशीट में आखिरकार कहा क्या कुछ गया है। चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि एके इन्फोसिस्टम जमीन अधिग्रहण के बाद 13 जून 2014 को राबड़ी देवी को 85%, तेजस्वी यादव को 15% शेयर ट्रांसफर कर दिए। इससे वो मेसर्स एके इंफ्रासिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद भूमि के मालिक बन गए। 1.89 करोड़ रुपए की संपत्ति को लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों ने 1 लाख रुपए कीमत देकर के अपने कब्जे में कर लिया। तो देखिए, कितने बड़े अमाउंट का यहाँ पर घोटाला जो है वो किया गया है, ऐसा ईडी की चार्जशीट में कहा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि लालू ने भोला के माध्यम से जमीन की पहचान की है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जुलू मधारी राय, किशन देव राय, लालू बाबू राय और अन्य ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जमीन दी है। ये वो सब नाम है जिन्होंने अपनी जमीन का टुकड़ा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नाम किया था। ये वो सब नाम है जो कि चार्जशीट में भी दाखिल किए गए। ईडी ने इसी के साथ कहा है कि राबड़ी देवी ने 1990 में महुआ बाग में प्लांट की संख्या जो है वो 1547 में एक टुकड़ा खरीदा था। इसका व्यावसायिक लाभ के लिए लालू प्रसाद ने अपने ओएसडी भोला यादव के माध्यम से जमीन की पहचान की। उसके बाद जमीन मालिक के परिजनों को रेलवे में नौकरी देने के नाम पर सस्ते में उनसे जमीन खरीद ली। तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लालच में अपनी जमीन का टुकड़ा जो है वो लालू प्रसाद यादव को दे दिया। उक्त जमीन लालू प्रसाद यादव या फिर उनके परिवार के नाम के साथ ही मेसर्स एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, हरदयानंद चौधरी और ललन चौधरी के नाम पर ट्रांसफर की गई थी। तो ये वो नाम है जिनके नाम पर ये जमीन ट्रांसफर की गई थी। तो देखिए, हमने बताया कि किन किन लोगों से जमीन ली गई है, किस तरीके से पूरा षड्यंत्र लालू प्रसाद यादव ने रचा। भोला के नाम से जमीन ली गई, पहचान की गई, उसके बाद नौकरी देने का वायदा किया गया, सस्ते में जमीन ले ली। आपको बता दें कि जो जमीन की कीमत थी वो थी 1.89 करोड़ और ली कितने में, 1 लाख रुपए की कीमत देकर के पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो फिलहाल इन सब बातों का जिक्र जो है वो ईडी के चार्जशीट में है। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और अब हम खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का, जहां हाथरस के स्कूल में बच्चे की बलि पर हंगामा मचा हुआ है और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सॉफ्टवेयर फर्म के कर्मचारी, जिसके बेटे की कथित तौर पर उसके स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने एक असफल गुप्त अनुष्ठान में गला घोंटकर हत्या कर दी। शुक्रवार को बच्चे के हत्यारे के लिए मौत की सजा की मांग की गई और आरोप लगाया गया कि इस जघन्य अपराध में और भी लोग शामिल थे, जिसने राज्य को झकझोर कर रख दिया। नोएडा में एक निजी फर्म में काम करने वाले सॉफ्टवेयर पेशेवर श्री कृष्ण कुशवाहा ने महामारी के दौरान अपने परिवार को हाथरस जिले के अपने गांव में स्थानांतरित कर दिया था और इसी दौरान बच्चे का एडमिशन एक हॉस्टल में भी कराया गया था। तो देखिए, एक मासूम बच्चे की उसी स्कूल में कक्षा 2 में वो पढ़ाई करता था, महज 11 साल की उम्र थी और मासूम बच्चे की बलि दे दी गई। किसी लिए बलि दी गई, जब वजह पता करने की कोशिश गई तो मुख्य वजह सामने आई, स्कूल की समृद्धि के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए, बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए। तो आज भी इस देश में इस मानसिकता के लोग रहते हैं जहां पर
कहा जा सकता है कि अंधविश्वास पर लोग भरोसा करते हैं, तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हैं, काले जादू पर भरोसा करते हैं। सभी ने चौंका दिया जब ये बात पता चली कि काले जादू के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि पहली बार स्कूल में ऐसा नहीं किया गया, बल्कि एक लंबे अरसे से साजिश रची जा रही थी। उन बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि जो हर बार बच जाते थे, लेकिन टीचरों के डर की वजह से वो बच्चे बात अपने घर पर नहीं बता पाते थे। लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ तो धीरे धीरे करके सभी बच्चों का मनोबल बढ़ा और बच्चों ने आत्मविश्वास बढ़ाते हुए अपना पुलिस के सामने सारी बातें रखी है। कहा यह भी जा रहा है कि जो प्लानिंग थी वो न केवल एक बच्चे की बलि की थी, बल्कि था कि अगर इस बच्चे की बलि दी जाती है उसके बाद एक और बच्चे की बलि दी जाएगी। 2 बच्चों की बलि देने का पूरी योजना बनाई गई थी। किस तरीके से बच्चों की बलि देनी है, गला घोट करके देनी है, इस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल के ही एक हिस्से में नलकूप लगा हुआ था, जहां से पूजा पाठ का सामान भी बरामद हुआ। और पूजा पाठ का वो पूजा पाठ का नहीं जो आप और हम अपने घर में करते हैं, बल्कि काले जादू वाली पूजा का सामान भी बरामद हुआ है। ऐसे में इस पूरे केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे क्या कदम पुलिस की तरफ से उठाया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा खास रहेगा, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड की, यूं कहा जाए कि इस पूरे काले जादू की कहानी जो है वो एक लंबे अरसे से ही रची जा रही थी। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से साजिश रची गई और साजिश को अंजाम दिया गया, इसके बाद बड़ा सवाल ये उठता है कि स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। अगर आज एक बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई है तो आखिर कब तक इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले जो आरोपी हैं वो यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे और बच्चों को अपना शिकार बनाएंगे? इसके लिए एक बहुत ठोस प्रबंध करना जरूरी है, ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले, बच्चों के साथ बदतमीजी बदसलूकी करने से पहले, या फिर उनके साथ इस तरह हत्या कर देने से पहले 10 बार आरोपी सोचे। बहरहाल हम खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। बीजेपी ने एमसीडी पैनल की आखिरी सीट जीती है, आपने चुनाव को अवैध बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम एमसीडी की स्थायी समिति में एक अभूतपूर्व चुनाव में अंतिम सीट हासिल की है, जिसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कार्यवाही का बहिष्कार किया है। इसे अवैध और असंवैधानिक बताया है, लोकतंत्र की हत्या भी कहा है, विवादास्पद वोट का परिणाम कहा है। इसी के साथ बता दें कि भाटी वार्ड से भाजपा उम्मीदवार सुंदर सिंह तंवर द्वारा ये पूरा चुनाव जीत लिया गया है। 115 वोट जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को मिले हैं। नागरिक निकाय की मुख्य विपक्षी पार्टी के पक्ष में 18 सदस्यीय पैनल पर शक्ति संतुलन को झुकाता है। इस एजेंसी के पर्स स्ट्रिंगर्स पर नियंत्रण देता है। बिल्कुल, देखिए एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत नजर आई और सीट बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में ज्यादा जीती है। देखिए 24 घंटे तक चले हंगामे के बाद शुक्रवार को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य का चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिसकी बदौलत बीजेपी के कैंडिडेट सुंदर सिंह तंवर कमेटी के सदस्य के रूप में चुने गए। उन्हें बीजेपी के सभी 115 वोट मिले और खिलाफ में कोई वोट उन्हें नहीं मिला। इसके अलावा कांग्रेस ने पहले ही चुनाव से किनारा कर लिया था। अब स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 10 और आप के 8 सदस्य हैं और इस तरह से कमेटी में बीजेपी को बहुमत मिला है। और आम आदमी पार्टी ने चुनाव को अवैध घोषित करते हुए कहा कि इस तरह के चुनाव के लिए बैठक बुलाने का अधिकार मेयर को है। मेयर शैली ओबरॉय और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार सुबह ही चुनाव को अवैध बताते हुए ऐलान किया था कि आपके पार्षद वोट देने नहीं जाएंगे। और पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर गलत तरीके से जनादेश चुराने का आरोप भी लगाया है। देखिए अगर हम एमसीडी चुनाव की बात कर लें या फिर किसी भी चुनाव की अगर हम बात कर लें, तो अभी फिलहाल जो दिल्ली में स्थिति बनी हुई है, इन स्थिति में यही नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत बताती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी खुद को जनता की पार्टी बताती है और खुद को मजबूत बताती नजर आती है। लेकिन जब परिणामों की बात होती है, जब चुनाव की बात होती है, तो उस दौरान आप और हम भी देखते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है और आम आदमी पार्टी जो दावा करती है, कहीं ना कहीं वो दावे धरातल पर शून्य होते नजर आते हैं। ठीक ऐसे ही स्टैंडिंग कमेटी यानी कि एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी हुआ, जहां एक सदस्य चुना जाना था। 115 वोट बीजेपी के सदस्य के पक्ष में पड़े, लेकिन इस दौरान भी आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ कर पाई तो वो था बहिष्कार
चुनाव का बहिष्कार और आरोप लगाना कि चुनाव गलत तरीके से कराया गया है और इसी कारण से आम आदमी पार्टी के तमाम जो मंत्री नेता हैं वो वोट नहीं करेंगे और इसका पहले ही कांग्रेस पार्टी ने विरोध कर दिया था, बहिष्कार किया था। तो देखिए, लेकिन आपको बता दें कि पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ है कि जब एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में पहली बार ना तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद पहुंचे थे, ना ही आम आदमी पार्टी के पार्षद पहुंचे थे। यूं कहा जा सकता कि अगर लब्बो लबाब निकाले तो जो ये कल चुनाव हुआ है, बीते दिन जो चुनाव हुआ है, वो चुनाव एक तरफा था, क्योंकि चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर मौजूद थे, बीजेपी के पार्षद ही मौजूद थे, उन्होंने ही वोट किया और सारे के सारे वोट अपने ही समर्थन में उन्होंने किए हैं। तो एक तरफा ये चुनाव था और एक तरफा बीजेपी जीत गई है। ना तो वहां पर आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद पहुंचा, ना ही कांग्रेस का, और ऐसा पहली बार हुआ था। ये सभी को सोचने और विचार करने की जरूरत है कि अगर ऐसे ही चुनाव होते रहे, तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध करती रही, बहिष्कार करती रही, तो एक तरफा ही चुनाव होते चले जाएंगे और एक तरफा ही पार्टी बनती चली जाएगी। आपको बता दें कि जिस सीट पर चुनाव हुआ है, कमलजीत सहरावत ने इस्तीफा दिया था क्योंकि वो सांसद चुनी गई हैं। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। अब इस सीट से तंवर ने जीत हासिल कर ली है। माना जा रहा है कि अब जो चेयरमैन है वो भी बीजेपी का बनना तय है, क्योंकि 18 सदस्य में से अब 10 जो है वो कैंडिडेट बीजेपी के और 8 जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं। फिलहाल महत्वपूर्ण बात यही है कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि ना तो आम आदमी पार्टी पहुंची थी और ना ही कांग्रेस पार्टी पहुंची थी, एक तरफा ये चुनाव हुआ। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के निशाने पर रही है जांच एजेंसियां। अमर उजाला के साथ साथ तमाम अखबारों ने जगह दी है इस खबर को। बिल्कुल देखिए, और विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रीय एजेंसियां के गलत इस्तेमाल पर चर्चा हुई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। शुक्रवार को अल्पकालीन चर्चा में हिस्सा लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर के जनतंत्र के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन एलजी और अधिकारियों ने प्रतिनिधियों को दरकिनार कर जनतंत्र को खत्म कर दिया था। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जिन्हें कभी भ्रष्टाचारी बताती थी, उन 25 लोगों को बीजेपी में शामिल कर भ्रष्टाचार का केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो देखिए, इस तरह की बयानबाजी बेशक से की जाती है और ये बयानबाजी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताना हो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको दिखाना हो। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। शुक्रवार को आपातकालीन चर्चा में हिस्सा लेते हुए केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर ने जनतंत्र के लिए कुर्बानी दी थी। तो देखिए, इससे पहले भी जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो अमूमन पार्टियों पर हमलावर नजर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद टारगेट पर जो रखे हैं वो आरएसएस और जांच एजेंसियां रखी है। बीते दिनों पर अगर नजर डाले तो अरविंद केजरीवाल ने जब जंतर मंतर पर पहली बार दिल्ली की जनता को संबोधित किया, उस वक्त भी आरएसएस को आड़े हाथों लिया, आरएसएस से तमाम सवाल पूछे, जांच एजेंसियों को लेकर के सवाल पूछे और बीजेपी को भी घेरते हुए नजर आए थे। उसके बाद एक चिट्ठी लिखी थी, लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में 5 सवाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से आरएसएस से पूछे गए। भले ही सवाल आरएसएस से पूछे गए, लेकिन निशाना था बीजेपी पर और जांच एजेंसियों पर। अब एक बार फिर से चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे तो वहां पर भी आरएसएस और जांच एजेंसियों पर तमाम सारे सवाल जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाए गए हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए, और जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भ्रष्टाचार के आरोप के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी पर भी उतना ही फोकस करें। चलिए खबरों में बढ़ेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालयों में हुआ मतदान, ईवीएम में कैद हुआ 21 उम्मीदवारों का भविष्य, मतगणना पर संशय। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में किस्मत आजमा रहे 21 उम्मीदवारों का भविष्य शुक्रवार को ईवीएम में बंद हो गया है। राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले इन चुनावों में छात्रों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा ये रहा कि सुबह से शाम 5 बजे 45 मिनट तक महज 29.7% ही मतदान हुआ, जबकि बीते साल सुबह की पाली में ही 38% मतदान हुआ था।
तो वहीं बीते साल कुल मतदान जो है वो परसेंटेज रहा था 42.16%। शुक्रवार को शाम की पाली में शाम 7:30 बजे तक वोटिंग हुई है। उधर हाईकोर्ट की तरफ से मतगणना पर लगाई गई है रोक के कारण नतीजे जारी होने में अभी भी संशय बरकरार है। देखिए, चुनाव तो हो चुका है, 21 उम्मीदवारों का जो भविष्य वो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन अभी मतगणना पर संशय बरकरार है। बीते 14 वर्षों में तीसरी बार सबसे कम 35.2% ये मतदान हुआ है। आपको बता दें कि मतदान के दौरान छुटमुट झड़प की खबरें भी सामने मिली थी, जहां पर प्रोफेसर के साथ ही झड़प हुई थी। डूसू चुनाव में किस्मत आजमा रहे 21 उम्मीदवारों का भविष्य शुक्रवार को ईवीएम में बंद हो गया है। राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले इन चुनाव में छात्रों ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। शाम 7:30 बजे तक 35.2% ही मतदान हुआ है, जबकि बीते साल सुबह की ही पाली में 38% मतदान हुआ था और कुल परसेंटेज का अगर जिक्र करें तो 42.16% मतदान हुआ था। उधर मतगणना को लेकर के मामला हाईकोर्ट की तरफ पहुंच गया है। हाईकोर्ट की तरफ से मतगणना पर रोक लगा दी गई है, कारण नतीजे जारी होने पर अभी संशय बरकरार है। इसी के साथ आपको बता दें कि 14 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना कम परसेंटेज हुआ है वोटिंग। बिल्कुल, देखिए, और दूसरे चुनाव में फीका रहा जोश। 52 कॉलेज और विभागों में 35.16% वोटिंग जो है वो की गई है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। जिक्र कर लेते हैं कि पराली जलाने को लेकर के एक बार फिर से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है, कहा है कि सब कुछ हवा में चल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा राज्य में पराली जलाने से रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM द्वारा उठाए गए कदमों पर असंतोष व्यक्त किया है, जो हर सर्दी के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के खराब होने के कारण जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने ये जानकर आश्चर्य व्यक्त किया है। CQM ने कभी भी CQM अधिनियम की धारा 14 के अनुसार उन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है जो इसके निर्देश का उल्लंघन करते हुए पराली जलाने में शामिल होते हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है कि सब कुछ हवा में ही चल रहा है, कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए, सब कुछ हवा में चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये कहना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर साल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किसानों को सख्त हिदायत दी जाती है कि पराली वो ना जलाए, लेकिन बावजूद इसके अगर आप जगह जगह देखेंगे तो रात के अंधेरे में किसान छुपकर पराली जलाते हैं, जिस कारण ठंड के मौसम में जहां एक तरफ आपको कोहरे की मार तो झेलनी ही पड़ती है, उसी बीच पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए साफ तौर पर कहा गया कि नो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप बर्निंग पॉल्यूशन लेवल, यानी अब तक पराली जलाने के लेवल में किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट, किसी तरह की कोई भी बंदिश नजर नहीं आती, जिस कारण किसान जो है वो धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। एट अ टाइम व्हेन अथॉरिटीज आर वेरी ऑफ अगेंस्ट दोज बर्निंग क्रॉप रिड्यूस प्रायोरिटी, और साफ तौर पर ये कहा गया इसके जरिए कि अब अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खुद बढ़ चढ़कर एक्शन लें और ऐसे किसानों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो रात के अंधेरे में पराली जलाने का काम करते हैं, पॉल्यूशन को बढ़ाने का काम करते हैं। उधर बदलापुर मुठभेड़ मामले में फडणवीस ने कहा है कि हमला होने पर पुलिस ताली नहीं बजाएगी। द हिंदू ने इस खबर को अहम जगह दी है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को दोहराया कि राज्य सरकार पुलिस मुठभेड़ों का समर्थन नहीं करती है, साथ ही अगर पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस बैठ करके ताली नहीं बजाएगी, वो पलटवार करेगी। उनका ये बयान ठाणे के बदलापुर में हुई घटना के कुछ दिनों बाद ही आया है। बिल्कुल, देखिए, जहां कथित तौर पर 2 किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी एक व्यक्ति को पुलिस ने गोली मार दी थी, और आपको ये याद होगा हादसा कि स्कूल में पढ़ने वाली 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, और आरोपी कोई और नहीं बल्कि स्कूल में ही सफाई का काम करने वाला अक्षय शिंदे था, जिसे गोली मार दी गई।
एनकाउंटर में जिसकी जान चली गई है। एनकाउंटर के बाद परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है और इस तरह से आप किसी की हत्या नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस का ये कहना है साफ तौर पर कि उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये कोशिश की और ये कदम उठाया क्योंकि उस पर हमला किया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 बच्चियों के साथ किए गए यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को जो सजा मिली है उसको लेकर कोर्ट ने भी कहा था कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। आप चाहे तो हाथ या पैर में गोली मार सकते थे, लेकिन सिर में गोली मारने का कोई औचित्य नहीं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कई सवाल उठाए गए थे इस पूरे मामले को लेकर के। जो याचिका है वो अक्षय शिंदे के परिवार की तरफ से डाली गई थी। न केवल अक्षय शिंदे का परिवार, उनके माँ बाप, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी ऐसी ही आवाज उठाई जा रही है। अब सोचने की बात ये है कि पुलिस ने अपना काम किया। काम ये कि अक्षय शिंदे पर गोलियां चलाई, जिसमें कि अक्षय शिंदे की जान चली गई है। हालांकि भले ही अक्षय शिंदे की जान गई है, वो कहीं ना कहीं आरोपी था, यौन उत्पीड़न का आरोपी था। ऐसे में ये जो खुशखबरी है, इसकी तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में मिठाइयां बांटी गई थी, खुशी मनाई गई थी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर। चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और करते अगली खबर का। तेल कंपनियों का मुनाफा 15 रुपए बढ़ा, ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिली है। तो देखिए इस खबर को अमर उजाला में तरजीह दी गई है। देश की तेल कंपनियों का मुनाफा मार्च से लेकर अब तक पेट्रोल पर प्रति लीटर 15 रुपए बढ़ा दी गई है और डीजल पर 12 रुपए बढ़ा है। इस दौरान कच्चा तेल $84 प्रति बैरल से घटकर शुक्रवार को $72 से नीचे आ गया है और इस आधार पर लोगों को 3 रुपए प्रति लीटर का फायदा मिल सकता है। बावजूद इसके ग्राहकों को कोई भी राहत नहीं मिली है और कच्चा तेल शुक्रवार को $71.31 प्रति बैरल पर पहुंच गया है और लगातार कीमतें घटने से सरकार चालू वित्तीय वर्ष में आयोजित बिल के रूप में 60,000 करोड़ रुपए बचा सकती है। तो देखिए तेल कंपनियों का मुनाफा 15 रुपए बढ़ा है, लेकिन ग्राहकों को राहत कोई नहीं मिली है। दरअसल बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में $1 प्रति बैरल की गिरावट से भारत के आयात बिल पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बचत होती है। 2024 के आर्थिक सर्वेक्षण में इस वित्त वर्ष में कच्चे तेल की औसत कीमत $84 प्रति बैरल रहने का अनुमान जताया गया। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि $70 से $75 प्रति बैरल के बीच में भी हो सकता है। विशेषज्ञों का तो मानना यहाँ तक है कि अगर कीमत इस दायरे में स्थिर हो गई तो इस वित्त वर्ष के शेष समय में कच्चे तेल के आयात पर पर्याप्त बचत होगी। इससे महंगाई घटेगी और निवेश बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल ग्राहकों को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा, इसी अमाउंट पर अगर स्थिति बनी रही, स्थिरता बनी रही, तो ऐसे में महंगाई तो घटेगी, साथ ही साथ निवेश जो है वो भी बढ़ेगा। देखिए आपको बता दें कि देश की तेल कंपनियों का जो मुनाफा है वो मार्च से लेकर के अब तक पेट्रोल पर प्रति लीटर 15 रुपये बढ़ गया है। डीजल का अगर जिक्र करें तो 12 रुपये बढ़ गया। इस दौरान कच्चे तेल पर $84 प्रति बैरल से घट करके शुक्रवार को $72 से नीचे आ गया है। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। सुनियोजित था हसीना को हटाने का आंदोलन, यूनुस ने ये बयान दिया। दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने देश के हाल के विरोध प्रदर्शन के पीछे मास्टरमाइंड को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका में उस शख्स का नाम बताया है जिसने शेख हसीना के खिलाफ ये पूरा प्लान बनाया था, सुनियोजित विरोध प्रदर्शन खड़ा किया था, जिसके चलते पूर्व पीएम को देश छोड़ करके जाना पड़ा था। मंगलवार को उनकी तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। बिल्कुल देखिए साफ हेडलाइन में भी कहा गया है कि हसीना का तख्ता पलट पूरी तरह से रचा गया था, इसका पूरा प्लान तैयार किया गया था। मास्टरमाइंड था 29 साल का छात्र आलम। तो देखिए 29 साल के छात्र का जिक्र यहाँ पर किया गया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बारे में बड़ा खुलासा किया। यूनुस ने स्वीकार किया कि छात्र आंदोलन को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया था और न्यूयॉर्क में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में यूनुस ने भरी सभा में बताया कि इस आंदोलन का मास्टरमाइंड 29 साल का एक छात्र था जिसका नाम आलम है। फिलहाल सुर्खियां अखबार के में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।